हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 ही रहेगा और चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आप जलवाष्प से रिलेटेड, बादलों से रिलेटेड, मेघ कैसे बनते हैं, आपकी ओस कैसे पड़ती है, वर्षा कैसे होती है, वाष्पीकरण कैसे होता है, इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल से स्टडी करोगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो कुछ जलवाष्प के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। आप सभी जानते हो कि हमारे जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा की बात करें, आयतन की बात करें तो 0 से 4% की मात्रा पाई जाती है और उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। मीन्स अलग अलग एरिया में अलग अलग जलवाष्प की मात्रा होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे वायुमंडल में 0 से 4% तक होगा। कहीं पर आपका 4% होगा, कहीं पर 1, कहीं पर 0 भी होगा। ठीक है, तो मौसम की परिघटना में इस जलवाष्प का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वायुमंडल में जो जल है वो आपका गैसीय रूप में भी होता है, द्रव रूप में भी होता है और ठोस रूप में भी होता है। तीनों ही अवस्था में जल उपलब्ध होता है। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, जलाशयों से वाष्पीकरण होता है, तालाबों से आपका पानी का वाष्पीकरण होता है, पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इन सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं वायुमंडल में जल पहुंचता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। अब सबसे पहला आता है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? हवा में जो आपके जलवाष्प होते हैं उन्हीं को ही आर्द्रता कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक मात्रा होगी ना, अगर आप किसी एरिया की वायुमंडल की कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर जो बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होगी उसे कहेंगे उस एरिया की निरपेक्ष आर्द्रता। हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है, इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है निरपेक्ष आर्द्रता को। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन डाल देगा पीजीटी में कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट आई थिंक ह्यूमिडिटी या कुछ इसी तरीके से बोला जाता है। और इसे किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जल में कितने हवा द्वारा अगर हम बात करें, हवा में कितने जलवाष्प ग्रहण होंगे, ये पूरा का पूरा उस एरिया के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है। आप सबको पता है जलवाष्प अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो आपकी आर्द्रता भी अलग अलग होती है अलग अलग एरियाज में। तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को। ठीक है, किसी एरिया का टेम्परेचर है, उसमें कितने जलवाष्प वो धारण कर सकता है, उतने ही जलवाष्प या उतनी आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। हवा के तापमान का बदले गया तो आर्द्रता की ग्रहण करने की क्षमता भी फिर बढ़ जाती है। ठीक है, मान लो एरिया गर्म हो रहा है तो हवा आर्द्रता ग्रहण करेगी। एरिया गर्म हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा नमी को सोखेगी अपने अंदर, वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पीकरण होता है। और सापेक्षिक आर्द्रता भी फिर प्रभावित होती है, क्योंकि मान लो एरिया में आपकी जो ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वहाँ पर हवा क्या होगा, नमी कम धारण करेगी। तो यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होता है। सिंपल सी बात करें सापेक्षिक आर्द्रता की तो महासागरों के ऊपर सबसे अधिक, सिंपल सी बात है भाई, पानी के ऊपर हवाएं हैं तो वो सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करेगी महासागरों से। और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है सापेक्षिक आर्द्रता, होगी ही, क्योंकि महाद्वीपों पर आपका लैंड वाला पार्ट अधिक है तो वहाँ पर पानी मिलेगा, वहीं पर तो आपका वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, तो एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरी पृथ्वी को संतृप्त कहते हैं। यानी एक बिल्कुल निश्चित टेम्परेचर पर कोई भी हवा जितना जलवाष्प धारण करती है ना, जितनी वो जलवाष्प धारण करने की क्षमता रखती है, या पूरी तरह जब तक वो मतलब कोई वायु है, पूरा अच्छा टेम्परेचर है, जब तक वो 100% उसमें आर्द्रता की मात्रा हो जाती है ना, जब उसमें 100%, तो उसे कहते हैं संतृप्त वायु। यानी भाई हम क्या कहते हैं, पेट भर गया भाई, संतृप्त हो गया मन, अब और खाने की इच्छा नहीं है, इसी तरीके से कहते हैं ना। तो जब उस हवा में भी और जलवाष्प धारण करने की क्षमता ना हो तो ऐसी वायु को हम क्या कहेंगे, संतृप्त वायु।
ठीक है, कि भाई अब इसका मतलब सेम है कि आगे उस वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। समझ गए। आगे आता है, हवा में दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उष्मांक कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर कोई वायु 100% आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहेंगे, उष्मांक। यानी हम कहेंगे वो वायु अपने उष्मांक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब वायु 100% संतृप्त हो जाती है तो उसे उष्मांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट आता है भाई वाष्पीकरण और संघनन। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वाष्पीकरण और संघनन के कारण घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल क्या होता है, द्रव से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, आपका लिक्विड फॉर्म में है पानी और फिर गैसीय अवस्था में जलवाष्प बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मुख्य कारण है टेम्परेचर। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि हमें वो दिखती नहीं है ना ऊष्मा, इसलिए गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जो हवा है उसमें पानी को वो कितना अवशोषित करेगी और वो कितना अपने अंदर जलवाष्प को धारण करने की क्षमता है, ये तापमान में वृद्धि पर निर्भर करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तक वो वायु 100% संतृप्त नहीं हो जाती, जब तक वो आर्द्रता ग्रहण करती रहेगी। यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगर हवा में पहले मान लो 50% आर्द्रता है तो हवा कम से कम 50% आर्द्रता और सहन करने की क्षमता रखेगी। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि हवा की मूवमेंट चल रही है तो संतृप्त वायु किसी और एरिया में चली गई, फिर उस एरिया में जो हवा आई वो आपकी पूरी तरह से 100% संतृप्त नहीं थी, तो फिर दोबारा से वाष्पीकरण हुआ, फिर उससे क्या हुआ, वायु फिर दोबारा संतृप्त हुई। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हवा की गति जितनी ज़्यादा तेज़ होगी वाष्पीकरण भी आपका उतना ही तीव्र होगा। नेक्स्ट आता है जलवाष्प का जल के रूप में बदलना। वाष्पीकरण समझ लिया, तो जलवाष्प जब जल के रूप में बदल जाते हैं, आपके गैस यानी सीधा कहीं तो हम गैस से फिर क्या बन गई, जल बन गया, तो उसे संघनन कहलाता है। ऊष्मा का हार्ष ही संघनन का कारण होता है। इसमें ऊष्मा का हार्ष होता है। ठीक है, उसमें ऊष्मा लगती है वाष्पीकरण में, इसमें हार्ष होता है। जब हवा ठंडी होती है तो उसमें जलवाष्प के धारण करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। हवा ठंडी हो गई भाई, तो अब वो अपने अंदर वाटर वेपर को धारण नहीं कर पाएगी, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है। जब हवा में जो भी जलवाष्प होंगे वो आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और वो सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब आप जो जलवाष्प थे आपके लिक्विड फॉर्म में आ गए और लिक्विड फॉर्म में वे सीधे ठोस में जब बदल जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जल द्रव से ठोस में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, गैस से द्रव में, इस तरीके से आता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में द्रव आपका लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, पानी। ठीक है, स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। छोटे छोटे कण हैं उसके चारों ठंडा हो जाता है, संघनन होता है। और जो ये छोटे छोटे कण होते हैं इन्हें अब आपके संघनन केंद्रक भी कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। और ये जो केंद्रक होते हैं क्या होते हैं, खासकर इसमें धूल आती है, धुआं आता है, महासागर के नमक के कण होते हैं, ये सारे अच्छे केंद्रक माने जाते हैं, क्योंकि ये पानी को अवशोषित करते हैं, पानी को अपने अंदर धारण करते हैं। और संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा यानी आपकी कोई आर्द्र हवा है कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। ठीक है, आपकी कोई आर्द्र हवा है, जब वो ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, जब भी आपका संघनन होता है, तो उस समय भी हो सकता है जब आपका तापमान औसांक के नज़दीक हो, यानी वायु पूरी तरह 100% संतृप्त नहीं हुई है, औसांक के नज़दीक है पर 100% वायु में आर्द्रता नहीं हुई है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता दोनों पर ही निर्भर करता है। संघनन में होता क्या है, संघनन में आपके बादल बनते हैं गाइस। संघनन हवा के आयतन पर, टेम्परेचर पर, दाब पर, आर्द्रता पर, इन सब से प्रभावित होता है। संघनन तब होगा जब वायु का आयतन नियत हो, तापमान औसांक तक गिर जाए, वायु का जो आयतन है और तापमान दोनों ही कम हो जाएं, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। जैसे ही हवा के टेम्परेचर में कमी होगी वायु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वायु होते ही क्या हो जाएगा, आपका संघनन होना शुरू हो जाता है। तो तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। संघनन के बाद
वायुमंडल की जलवाष्प और आर्द्रता निम्न में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ओस, कोहरा, तुषार, बादल, ये सारी चीज़ें बनती है आपकी संघनन की प्रक्रिया द्वारा। स्थिति और तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। संघनन तब होता है जब आपका ओसांक जमाव पॉइंट से नीचे होता है। यह तभी संभव है जब ओसांक जमाव से ऊपर हो। ठीक है, तो संघनन जब होगा भाई जब आपका ओसांक यानी शोष संतृप्त जो वायु है वो जमाव पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, और आपका ओसांक जो होगा वो आपका उस पॉइंट से ऊपर होता है। अब देखो सबसे पहले आती है ओस। ओस कैसे बनती है? जब आर्द्रता ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर जो हवा चल रही है उसमें जो आपके केंद्रक हैं यानी धूल कण जो भी है, नमक के कण, धुआं है, उनमें संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधे, इनकी पत्तियों पर ठंडी सतह पर पानी के बूंदों के रूप में जमा हो जाए। ठीक है, जब भाई आपकी हवा में जो आर्द्रता है, आपके नमक के कण, धूल, धुआं, इन पर तो इकट्ठी ना होकर धरातल पर जो पत्थर है, घास है, पौधे हैं, इन पर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तो उसे ओस कहते हैं। इसके बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ओस बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल आपका साफ आकाश होना चाहिए। बादल होंगे ना, तो बादल होंगे तो वो आपकी जो छोटी छोटी बूंदें वो नीचे आएगी ही नहीं। शांत हवा होनी चाहिए, हवा में मूवमेंट होगी तब भी ओस नहीं गिरती। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। भाई आपकी हवा में पूरी तरह से नमी भरी हुई होनी चाहिए आर्द्रता, तभी जाकर आपकी जल की बूंदें गिरेगी। ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। आप सबको पता है सर्दियों में ज़्यादा ओस गिरती है, तो जितनी ठंडी और जितनी लंबी रातें होंगी उतनी ज़्यादा ओस गिरेंगी। ओस के बनने के लिए ये सारे पॉइंट आवश्यक है। और इनके अलावा ओसाक जो हो वो जमाव पॉइंट से ऊपर हो। जमाव पॉइंट क्या होता है? यानी ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जब आपका ओसांक पॉइंट यानी पानी लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? तो आपका पाला पड़ जाएगा ना, बर्फ़ पड़ जाएगी, समझ रहे हो? तो इससे ऊपर होना चाहिए ओसांक, तभी आपकी ओस पड़ेगी। नेक्स्ट आता है तुषार। अब ये तुषार कैसे पड़ता है? तुषार आपकी ठंडी सतह पर ही बनता है जब आपका संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे, देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख दिया है, चले जाने पर होता है। ड्यू पॉइंट होता है जमाव बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाएगा यानी 0 डिग्री से नीचे चला गया आपका संघनन, तो क्या होगा? जम गई है वो बूंदें आपकी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त नमी पानी की बूंदी की वजह छोटे छोटे बर्फ़ के रवे बन जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के कण बन जाते हैं। और उजले तुषार के बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या होगी? ओस के बनने की अवस्थाओं के समान। जैसे आपकी ओस बनने वाली है ना, बिल्कुल साफ मौसम होना चाहिए, आपकी हवा नहीं होनी चाहिए, लंबी रातें और ठंडी रातें होनी चाहिए, सेम वही पॉइंट आएंगे। केवल जो हवा का जो तापमान है वो जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तब जाके आपका तुषार यानी आपका पाला भी इसे बोल देते हैं वो पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा कोहरा या कुहासा। कोहरा या कुहासा जो आप सर्दियों में सभी देखते हो, जब आप बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई जो वायु है अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए ठीक है, क्या हुआ? जो आपके जलवाष्प से भरी हुई थी वायु पूरी तरह संतृप्त सी, वो अचानक नीचे की ओर गिर जाएगी। अब ये छोटे छोटे जो धूल के कणों के ऊपर आपकी संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, धरातल के निकट जो धूल के कण हैं उनसे वो आपकी पानी की बूंदें चिपक जाएगी। और कोहरा एक बादल भी माना जाता है जिसका आधार हमारा सतह पर होता है यानी धरातल के बहुत अधिक नज़दीक होता है, एक बादल की तरह होते हैं। कोहरा और कुहासा के कारण आपकी जो दृश्यता है वो कम हो जाती है और कई बार शून्य तक भी चली जाती हैं। ठीक है, नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण, नगरीय केंद्रों में अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो वहाँ पर आपका धुएं के कारण केंद्रकों की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा कोहरा और कुहासा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले ही धुआं और उस धुएं पर पानी की बूंदें चिपक कर बादल बन जाते हैं और धरातल के निकट बनते हैं, तो इसलिए कोहरा और कुहासा कहते हैं। तो जब इस प्रकार के कोहरे और कुहासे को जिसमें धुआं भी आपका सम्मिलित होता है उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्र कोहरा। कुहासे और कोहरे में केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है भाई? कुहासे में आपके कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी हवा के संपर्क में आती है। कोहरे और कुहासे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होते हैं। कोहरा आपका अधिक सूक्ष्म होगा, कुहासा अधिक आर्द्र होता है। जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा की धारा के संपर्क में आती है तो वहाँ पर ये प्रबल हो जाती है।
कोई गर्म आ गई ठंडी हवा के संपर्क में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है। कोहरा छोटे छोटे बादल होते हैं, धूल कण, धुएँ के कण और नमक के कण होते हैं, और इन्हीं के चारों ओर संघनन की क्रिया होकर आपके बादल बन जाते हैं, जिन्हें आप कोहरा और कुहासा कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये धरातल के निकट बनते हैं और हमारे एक्चुअली बादल ऊपर बनते हैं। बादल, नेक्स्ट आता है बादल। बादल क्या होते हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदों और बर्फ के छोटे रवों की सहमति होता है बादल। पर्याप्त ऊंचाई पर बनते हैं, स्वतंत्र हवा में और जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं बादल। चूंकि बादल का जो निर्माण होता है पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं, अलग अलग आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें, इनके विस्तार की बात करें, इनके घनत्व की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, अपारदर्शिता की बात करें, तो इन सब के आधार पर बादलों को कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से भागों में? पक्षाप मेघ, कपासी मेघ, सत्री मेघ, वर्षा मेघ। और गाइस इन सब से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पक्षाप मेघ। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से बादल है जो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो पक्षाप मेघ आपकी सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर। पतले पतले होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, पक्षी के पंख के समान होते हैं और सफ़ेद रंग के ये हमें आकाश में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपासी मेघ। कपासी मेघ आपके रुई के समान होते हैं और प्राय 4,000 से, ठीक है, आपके 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और ये आपके छितरे और इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। ये चपटे और आधार वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके सत्री मेघ। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लेयर वाले मेघ होते हैं, इस परतदार बादल होते हैं। कई बार आप देखते हो ना, आकाश में लंबे लंबे लेयर्स के रूप में बादल फैले हुए होते हैं, तो ये उसी तरीके के बादल होते हैं। सामान्यतः या उष्मा के हर्ष या अलग अलग टेम्परेचर की हवा में मिश्रित होने से इस प्रकार के बादल बनते हैं। गाइस ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर ये सत्री मेघ ही दिखाए गए हैं। बिल्कुल देखो किस तरीके से फैले हुए हैं लंबाई में और पतले पतले चादर के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके सत्री मेघ। अब ये जो सत्री मेघ हैं, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्षा मेघ। वर्षा मेघ की बात करें तो ये आपके वर्षा मेघ काले और गहरे सलेटी रंग के होते हैं। कभी कभी देखते हैं ना, बिल्कुल आकाश काला हो जाता है, हम कहते हैं भाई बहुत तेज़ बारिश आएगी, तो इसी वजह से उन्हें ही कहते हैं वर्षा मेघ। ये मध्य सतरों और पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी सूर्य की किरणों को धरातल पर नहीं पहुंचने देते और इस वजह से अंधेरा छा जाता है। ये जो बादल होते हैं ना, कभी कभी इतनी कम ऊंचाई पर बनते हैं कि हमारे धरातल को ऐसे लगता है कि अभी हमारे धरातल को छू लेंगे, ठीक है। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति वहीन सन्हति होते हैं। 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये 4 मूल रूप बादल थे। पहला मैंने आपको पक्षाप मेघ पढ़ाया, दूसरा कपासी मेघ पढ़ाया, तीसरा सत्री मेघ पढ़ाया और चौथा हमने वर्षा मेघ पढ़ा। अब इन चारों को आगे जाके काफ़ी डिवाइड किया जाता है और ये नेट लेवल का आ जाता है। जैसे सबसे ऊंचे बादलों में पक्षाप मेघ के आपके 3 पार्ट और हो जाते हैं। एक तो पक्षाप मेघ, दूसरा पक्षाप सत्री मेघ, तीसरा पक्षाप कपासी मेघ। नेक्स्ट मध्यम ऊंचाई के बादलों में आपके 2 प्रकार के बादल आते हैं, सत्री मध्य मेघ और आपके कपासी मेघ। कम ऊंचाई के बादलों में आपके आगे चल के 3 प्रकार के आते हैं, सत्री कपासी मेघ, सत्री वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ, ठीक है। तो इस प्रकार जाके आगे बादलों को और आगे जाके डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आगे अब हमारा आएगा वर्षण के बाद अभी वर्षा के प्रकार, संसार में वर्षा का वितरण। तो ये गाइस हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसी चैप्टर के, क्योंकि आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और आपको समझने में फिर दिक्कत आएगी। तो इतना पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।